एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट। असेसमेंट होता क्या है, असेसमेंट के क्या प्रकार है, असेसमेंट की विशेषता, महत्व, सिद्धांत, असेसमेंट क्यों करते हैं और उसका क्या पर्पस है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये 100% आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इससे पहले पेपर 1, पेपर 2 की ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं। मैंने अपने बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आकलन का मीनिंग जानेंगे कि असेसमेंट होता क्या है। आकलन से अभिप्राय, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया ये आपकी आकलन कहलाती है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये जैसे बच्चा क्लास फर्स्ट में है, जब तक पूरा उसका क्लास फर्स्ट ख़त्म नहीं हो जाते, पूरा सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है। बच्चों का असेसमेंट ऑब्जर्वेशन द्वारा होता है डेली बेसिस पे। ठीक है, अब से ऑब्जर्वेशन कैसे होगा कि बच्चों को जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं उसमें टीचर बच्चों को देखता है कि कौन सा बच्चे के अंदर कौन सी स्किल्स हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में ड्राइंग एक्टिविटी होती है, डांसिंग, स्पोर्ट्स। इससे बच्चों के स्किल्स के बारे में पता चलता है और बच्चे का बिहेवियर कैसा है स्कूल में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अर्थ क्या है, आकलन का मीनिंग क्या है। आकलन शब्द अंग्रेजी के लैटिन शब्द असेसमेंट से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। आकलन गुणात्मक प्रक्रिया है, इसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है, बच्चों को बारे में जाना जाता है। आकलन की परिभाषाएं, विभिन्न फिलोसोफर ने आकलन की परिभाषाएं दी हैं। उसी में से हुबा और फ्रीड के अनुसार और क्रेनबेक के अनुसार दो परिभाषाएं ली हैं। आप इनको जरूर याद कर लें या आपको एज इट इज़ लिखनी है। एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप ऐसी डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, हुवा और फ्रीड के अनुसार आकलन सूचना संग्रह और उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त करना ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। क्रेनबेक के अनुसार आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र ये निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्य टीचर और स्टूडेंट ने कितने हद तक उसको प्राप्त किया है या नहीं किया है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए। अक्सर टाइप्स जरूर पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में। आकलन क्या है, आकलन के कितने प्रकार हैं। आपके आकलन के 6 प्रकार हैं। पहला प्रकार आता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन संरचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन या तरीका होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, अब मैं चैप्टर के बीच में से आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा। अब आता है सबमेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट होता है जैसे मैंने आपको पूरा लेसन पढ़ा दिया, लेसन पढ़ाने के बाद जो हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं वो आपका सबमेटिव असेसमेंट कहलाता है। या फिर आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी आपका क्या कहलाता है, सबमेटिव असेसमेंट कहलाता है। फिर आपका आता है थर्ड, इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट वो होता है जो कॉलेज के अंदर किया जाता है, जैसे आपके स्कूल में वाइवा होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, उसको इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। फिर आपका फोर्थ आता है एक्सटर्नल असेसमेंट, जो बाहर से फैकल्टी आती है आपका असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, गेम्स के थ्रू या बातचीत करके आपसे या एक्टिविटीज़ करा के आपका असेसमेंट करती है। फिर आपका फिफ्थ आता है कॉन्टीन्यूस असेसमेंट। कॉन्टीन्यूस असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो लगातार आपका होता रहता है। ठीक है, फिर आपका आता है डायग्नोसिस असेसमेंट, निदानिक
मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसमें छात्रों की कमी का पता लगाया जाता है कि बच्चों को कहाँ सीखने में बाधा आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जैसे बच्चे के 100 में से 80 मार्क्स आए, अब ये 20 मार्क्स क्यों नहीं ला पा रहा है, उसमें क्या कमी आ रही है, क्या बाधा आ रही है, उसको जांचा जाता है, उसको देखा जाता है। ओके, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब अपनी लैंग्वेज में इसको 1-2 लाइन में डिफाइन कर देंगे। आकलन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आकलन एक व्यापक पद है जिसमें संरचनात्मक तथा योगात्मक दोनों प्रकार को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसमें एफ और समेटिव असेसमेंट दोनों को इंक्लूड किया जाता है, इसलिए ये एक व्यापक पद है। आकलन के अंतर्गत बालक के सभी पक्ष शारीरिक, मानसिक, नैतिक आदि आ जाते हैं। आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आकलन का स्वरूप सुधारात्मक होता है। यह छात्र को शैक्षिक का ही आकलन नहीं करता बल्कि अदर पक्षों का भी आकलन करता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपसे, आपका यूनिट टेस्ट हुआ, बच्चों का, किसी के बच्चे के 10 में से 10 है, किसी के 10 में से 5 आए हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगी, सुधार करूँगी कि बच्चे को कहाँ कमी आ रही है सीखने में। तो इसमें डायग्नोस करते हैं और उस प्रॉब्लम के बाद उसका सॉल्यूशन किया जाता है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट। आकलन का महत्व क्या है। वर्गीकृत या ग्रेड छात्र प्रोवाइड करने के लिए, कि बच्चों को क्लासीफाई करते हैं कि किस बच्चे के A+ आए हैं, कौन फर्स्ट है अपनी क्लास में, इसके लिए हम आकलन करते हैं। फिर आपका सेकंड आता है सुधार का मार्गदर्शन करने के लिए, टू गाइड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अगर बच्चे के क्लास में 10 में से 4 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो वो क्यों आए हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे और उसको मार्गदर्शन देंगे कि आप बच्चा इन इन चीज़ों से और सीख सकते हैं और उसको एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करा सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। अगर बच्चे के 10 में से 9 आए हैं तो हम उसको मार्गदर्शन देंगे कि आप इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए और हम उसको एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर छात्र को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, बच्चे ने अच्छा किया और अच्छा करे उसके लिए हम मोटिवेट करेंगे। दोषों का निदान करने के लिए, जो बच्चे में सीखने में कमी आ रही थी उसका हम सॉल्व करेंगे। छात्रों की गलतियों को सुधारने के लिए सक्षम करेंगे। अनेबल स्टूडेंट टू रेक्टिफाई मिस्टेक। जब बच्चों की कमियां सुधरेंगी तो बच्चे ऑब्वियसली प्रोग्रेस करेंगे। छात्र प्रगति को सक्षम बनाएंगे। अनेबल स्टूडेंट प्रोग्रेस। फिर गिव फीडबैक, और फिर उसके बाद में हम प्रतिक्रिया देंगे, फीडबैक देंगे। प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के क्या क्या सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का स्थान, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि ये आकलन आपका लगातार होता रहता है। फिर आपका आता है सेकंड, व्यापकता का सिद्धांत, कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें हर एक पहलू को जांचा जाता है, शारीरिक, मानसिक, सारे पहलू को जांचा जाता है। आकलन समावेशी तथा निष्पक्ष होना चाहिए। आकलन हमेशा इंक्लूसिव होना, हर छात्रों को साथ में लेकर चलने वाला होना चाहिए और हर किसी के लिए समान होना चाहिए। फोर्थ आपका आता है प्रत्येक आकलन में फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट शामिल होने चाहिए। फिफ्थ आपका आता है समग्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, मतलब हर एक एक्सपेक्ट को लेके चलना चाहिए, शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं को इंक्लूड करना चाहिए। सिक्स्थ आपका सिद्धांत आता है बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर। जो आपका असेसमेंट होना चाहिए वो हमेशा चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, बच्चों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। हर बच्चा एक दूसरे से अलग है इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण, तो हर किसी बच्चे का असेसमेंट बच्चों के अनुसार होना चाहिए। सेवंथ आपका सिद्धांत आता है सीखने के अनुभव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। जब हम बच्चों का डेली बेसिस पे असेसमेंट करते रहते हैं, जहाँ बच्चा कमी कर रहा है तो हम वहाँ पे बच्चों को बताते हैं और बच्चा सीखने के लिए और प्रेरित होता है। आकलन के उद्देश्य। अब आकलन क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। आकलन से जब हम डेली बेसिस में बच्चों का आकलन करेंगे तो हमें बच्चों की कमियों का पता चलेगा, छात्रों की कमियों को जानना और उनका निवारण करना, दूर करना आकलन का एक सबसे पहला उद्देश्य है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ज्ञान होता है कि बच्चे की मेंटालिटी क्या है, छात्रों की वृद्धि तथा विकास में आई बाधाओं को जानना। फिर आता है आकलन के द्वारा छात्रों को फीडबैक, प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों को जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका पहला
पर्पस क्या है, डायग्नोसिस प्रॉब्लम कि बच्चों को कहाँ सीखने में प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे के 100 आए, बच्चे के 60 मार्क्स आए, अब ये 40 मार्क्स में कमी क्यों आ रही है, उस प्रॉब्लम को जानना, निदान करना। फिर उद्देश्य, क्लेरिफाई द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य को स्पष्ट करना कि हम किस उद्देश्य से आए थे, कि वो उद्देश्य पूरे हुए या नहीं हुए। टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए होता है। प्रोवाइड गाइडेंस, ठीक है, बच्चों को सही मार्गदर्शन प्रदान करना, ठीक है, बच्चों को कहाँ सीखने में प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों को सही राह दिखाना, मार्गदर्शित करना। फिर अगर इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग, अगर जिन टीचर जिस उद्देश्य से कक्षा में आया था वो उद्देश्य नहीं पूरे हो पा रहे हैं तो अपनी टीचिंग लर्निंग में इम्प्रूवमेंट करना, सुधार करना। और फिर आपका लास्ट आता है प्रोवाइड रेमेडियल वर्क, उपचारात्मक कार्य प्रदान करना। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। असेसमेंट में से आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बस आपसे पूछेगा, कभी आपके टाइप्स पूछ लेगा या प्रिंसिपल पूछ लेगा और पर्पस पूछ लेगा, ठीक है। हर बार एग्ज़ाम में इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें अपने बीएड ग्रुप में। क्लासेस के नोट्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो पे।